हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर और आज मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है जी कि इस चैनल में मैंने काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं डाला है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं जी कि वीडियो बनाने में और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो और अभी मेरे लिए समय देना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए अभी जल्दी जल्दी कोई वीडियो नहीं लेके आने सक रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा कोशिश करूँगा जी कि थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ और आप लोग के बीच में उसको लेकर के आऊँ। तो चलिए देखिए, आज हम जो आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर के आए हैं वो है आप लोग का लेसन 2 रिटर्न्स नोटिस एंड रिकॉर्ड्स का। और उससे पहले आप लोग एक बात जानेंगे दोस्तों जी कि अभी के टाइम में जो आप लोग का जो सिलेबस है, या फिर मैंने भी आप लोग का बहुत सारा कमेंट पढ़ा है जी कि आप लोग का डिमांड नहीं रहता जी कि सर पहले आप जैसे रेगुलेशन का क्लास देते थे, रेगुलेशन को जैसे पढ़ पढ़ के बताते थे उस तरीके से आप नहीं बता रहे हैं। तो मेरा भी अब ये कोशिश यही रहेगा जी कि मैं आप लोग के लिए जो वीडियो बनाऊंगा वो अब रेगुलेशन के ऊपर ही बनाऊंगा। आप लोगों को जो मैंने सिलेबस बताया था उसी के आधार पर अब मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। और हाल ही फिलहाल आप देख सकते हैं जी कि एसएससीएल का जो कट ऑफ देखे हैं वो जनरल और ओबीसी का 90 के आसपास पहुंच गया है। तो अभी आप लोग के लिए अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ चुका है, तो अब कंपटीशन के हिसाब से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए आप लोग को रेगुलेशन और जितने भी आप लोग का बुक्स वगैरह हैं तो उन सबको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी अब जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को अब लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के बताऊंगा जी कि, और उसको समझाऊंगा जी कि अब किस प्रकार से आप उसको याद रखेंगे और किस प्रकार से आप अपने रेगुलेशन को एकदम आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेसन 2, जिसका रिटर्न्स नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स, ये आपका लेसन 2 है। देखिए, लेसन नंबर 2 जो आप लोग का स्टार्ट होता है वो रेगुलेशन 3 से स्टार्ट होता है और रेगुलेशन 9 में जाकर के ये ख़त्म होता है। तो रेगुलेशन 9 में देखेंगे जी कि आप लोग का जो इसमें आखिरी टॉपिक बचता है वो होता है नोटिस ऑफ डिजीज़। और इसका जो स्टार्टिंग होता है जो कि रेगुलेशन नंबर 3 से है, तो वो है आप लोग का नोटिस ऑफ ओपनिंग, मतलब खान खुलने की नोटिस। तो देखिए, इस नोटिस में रेगुलेशन क्या बताता है जी कि एक्ट के सेक्शन 16 के अनुसार जो नोटिस देने की ज़रूरत है वह नोटिस फॉर्म 1A में दी जाएगी। इस फॉर्म के साथ एक प्लान संलग्न कर दी जाएगी जिसमें खान की सीमा यानी माइन बाउंड्री, चाणक्य या खान के मुंह यानी ओपनिंग ऑफ शाफ्ट और माइन, ट्राई जंक्शन, रेवेन्यू पिलर तथा सरफेस की अन्य प्रमुख और अस्थायी विशेषताएं दिखाई जाएगी। यह नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को दी जाएगी और इसकी एक प्रतिलिपि रीजनल इंस्पेक्टर को भी दी जाएगी। तो देखिए, ये बताता है जी कि सेक्शन 16 के अनुसार खान खोलने की जो नोटिस देने की ज़रूरत पड़ता है वो आप लोग का फॉर्म 1A में देना पड़ेगा। और इसी फॉर्म के साथ आप लोग को प्लान भी लगाना पड़ेगा। प्लान में दिखाना पड़ेगा जी कि खान की जो सीमा है उसको दिखाना पड़ेगा, खान का जो ओपनिंग है उसको दिखाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू पिलर के साथ साथ सरफेस के अन्य प्रमुख विशेषताओं को भी आपको इसके साथ अटैच करके देना पड़ेगा। और ये जो आप भेजेंगे ये नोटिस आप चीफ इंस्पेक्टर और इसी का एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को भी भेजेंगे। लेकिन यदि खान की सीमा यानी बाउंड्री ऑफ माइन रेगुलेशन 121 और 122 के अनुसार बदलती है तो ऐसे बदली हुई 7 दिन के अंदर खान की नई सीमा को दर्शाते हुए एक नया प्लान जमा करना होगा। मतलब यदि खान की सीमा कभी बदलती है रेगुलेशन 121 और 122 के अनुसार, तो आपको 7 दिनों के भीतर भीतर जो खान की बदली हुई नई सीमा होगी यानी जो नया माइन बाउंड्री होगा उसको दिखाते हुए एक नया प्लान आपको जमा करना होगा। अब देखिए, सब रेगुलेशन 1 के अनुसार दी गई नोटिस के साथ निम्नलिखित को संलग्न किया जाएगा। तो बोलता है जी कि सब रेगुलेशन 1 में जो फॉर्म भरेंगे आप उसके साथ ये सब भी आप लोग को यहाँ लगाना पड़ेगा। बोलता है रेगुलेशन 65 का सब रेगुलेशन 1 के क्लाउज 1 के अंतर्गत बनाए गए सरफेस प्लान की एक प्रतिलिपि, मतलब आपको सरफेस प्लान भी देना होगा। रेगुलेशन 104 के अंतर्गत बनाई गई सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान यानी एसएमपी की एक प्रतिलिपि यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की भी एक कॉपी आपको खान खोलने के समय देना होगा। बशर्ते कि जो खान पहले से खुली हुई है तो इस रेगुलेशन के लागू होने के 60 दिन के अंदर सरफेस प्लान और 1 वर्ष के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जमा किया जाएगा। मतलब यदि खान पहले से खुली हुई है तो जो नया रेगुलेशन आप लोग का 2017 जो लागू हुआ है तो इसके लागू होने के 60 दिन के अंदर और 60 दिन के अंदर आप लोग को सरफेस प्लान और 1 वर्ष के अंदर यानी 1 साल के अंदर आप लोग को सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जमा करना होगा। उसके बाद फिर देखिए क्या बोलता है सब रेगुलेशन 3 में, जब कोई खान खुल गई है तब मालिक, एजेंट या मैनेजर यानी ओनर, एजेंट और मैनेजर खान खुलने की सही तारीख की सूचना तत्क्षण चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। यदि आपका खान अचानक से खोल गया है और पहले आपने नोटिस नहीं किया है तो खान के खुलने के तुरंत बाद आप लोग को जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होगा ये तुरंत चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देने का काम करेगा।
अब देखिए आगे चलते हैं रेगुलेशन नंबर 4, जो कि है आपका लोग का एनुअल रिटर्न्स यानी वार्षिक रिटर्न। तो प्रत्येक वर्ष के 1 फरवरी तक मालिक, एजेंट या मैनेजर यानी ओनर, एजेंट या मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर को पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण फॉर्म 3 में जमा करेंगे। देखिए यहाँ पर लोग का साफ साफ लिखा हुआ है जी कि एनुअल रिटर्न जो दिया जाएगा वो 1 फरवरी से पहले ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर को, जो कि फॉर्म 3 में जमा किया जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि कोई खान बंद की जाती है या उसमें 60 दिन से अधिक तक काम स्थगित रखा जाता है या यदि खान का मालिक बदल जाता है तो सब रेगुलेशन 1 के अनुसार जमा किया जाने वाला रिटर्न खान बंद होने या मालिक बदलने के 30 दिन के अंदर अथवा खान का काम स्थगित होने के 90 दिन के अंदर जमा किया जाएगा। बोलता है 60 दिनों तक काम स्थगित रखा जाता है और यदि खान का मालिक बदल दिया जाता है तो मालिक बदलने की जो सूचना देंगे वो आप 30 दिनों के अंदर देंगे और काम का स्थगित होने की जो सूचना देंगे वो आप 90 दिनों के अंदर देंगे। अब देखिए सर्कुलर में इसी चीज़ को क्या बताता है जी कि रिटर्न नोटिस पर मालिक, एजेंट या मैनेजर के सिग्नेचर रहेंगे। रिटर्न नोटिस पर सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति का डेजिग्नेशन लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। रिटर्न नोटिस के सीट को अलग अलग होने से उत्पन्न कठिनाइयों से बचने के लिए निम्नलिखित एडवाइस दिए जाएंगे। 1, रिटर्न के प्रत्येक पेज पर माइन का नाम और रिटर्न की अवधि लिखा जाएगा। बी, रिटर्न नोटिस के सभी सीट को प्रॉपरली बाउंड किया जाएगा। उसके बाद देखिए रेगुलेशन नंबर 5 क्या बोलता है जी कि नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, मतलब खान बंद करने या कार्य स्थगित रखने की नोटिस। देखिए क्या बोलता है जी कि जब किसी खान या सिम को बंद करने का इरादा किया जाता है या खान के कार्य को 60 दिन या उससे अधिक दिन तक स्थगित रखने का इरादा किया जाता है तो खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर खान बंद होने के या स्थगित होने के कम से कम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देंगे। नोटिस में खान बंद करने या स्थगित करने के कारणों सहित यह भी लिखा जाएगा कि खान बंद होने से कितने व्यक्तियों के रोजगार पर असर पड़ेगा। तो बोलता है जी कि जब किसी खान को बंद करने का इरादा किया जाता है या फिर उसमें 60 दिनों से अधिक समय के लिए काम स्थगित रखा जाता है तो ओनर, एजेंट या मैनेजर जो होंगे वो 30 दिनों के भीतर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देंगे। साथ ही साथ वे ये भी बताएंगे जी कि खान किस लिए स्थगित काम, मतलब खान किस लिए बंद किया जा रहा है या फिर काम किस लिए स्थगित किया जा रहा है, और साथ ही उनको ये भी सूचना देना होगा जी कि इससे कितने लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। बशर्ते कि यदि उपयुक्त नोटिस देने के पहले ही किसी आकस्मिक परिस्थिति के कारण खान बंद हो जाती है अथवा उस खान का काम स्थगित रखना पड़ता है अथवा पहले इच्छा किए बिना काम स्थगित रखने की समय सीमा 60 दिन से अधिक हो जाती है, तब उस अवस्था में यह नोटिस तत्क्षण देनी पड़ेगी। मतलब यदि खान आपका अचानक से बंद हो गया तो फिर उस कंडीशन में आपको तत्क्षण यानी फोर्थविथ आपको यह नोटिस देनी होगी। उसका देखिए बोलता है जब ऐसे किसी भूमिगत खान जिसके सरफेस की जमीन सरकार या स्थानीय अधिकारी के अधिकार में है या उसके ऊपर रेलवे, रोड या घर है जो खान के मालिक का नहीं है, वैसे खान को बंद करने या उसमें 60 दिन से ज़्यादा काम स्थगित रखने के कम से कम 30 दिन पहले खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर इस इरादे की नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजेंगे। अब देखिए आगे क्या बोलता है, जब कोई खान या उसका कोई भाग पूर्व कथन के अनुसार बंद किया जाता है या उसमें 60 दिन से ज़्यादा समय तक काम बंद रखा जाता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर खान बंद करने की या काम स्थगित रखने की इस अवधि के समाप्त होने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देंगे। खान बंद करने की नोटिस फॉर्म 1C में दिया जाएगा और खान स्थगित करने की नोटिस फॉर्म 1D में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए सर्कुलर क्या बोलता है कि अगर खान को वर्षा ऋतु के कारण बंद किया जाता है और खान 31 दिसंबर तक चालू नहीं होता है तो नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअंस दिया जाएगा। अब देखिए रेगुलेशन नंबर 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, खान को फिर से खोलने की नोटिस। जब किसी 60 दिन से अधिक दिन से बंद खान को फिर से खोलने का इरादा किया जाता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर वैसे खान के खनन संक्रिया यानी माइनिंग ऑपरेशन चालू करने से कम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर्म 1B में नोटिस देंगे। मतलब यदि कोई खान आपका बंद हुआ है उसको आप फिर से दोबारा चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देना पड़ेगा और यह नोटिस ओनर, एजेंट या मैनेजर देंगे और 30 दिनों के पहले देंगे। मतलब यदि आप खान खोलना चाहते हैं तो उससे 30 दिन पहले ही आपको ये देना पड़ेगा। अब देखिए सब रेगुलेशन 2 में क्या बोलता है,
जब कोई खान पुनः खुल गई है तब मालिक, एजेंट या मैनेजर खान खुलने का सही तारीख की सूचना तत्क्षण चीफ इंस्पेक्टर, ओरिजिनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। मतलब यदि आप नोटिस दिए बिना ही अगर आप खान खोल लेते हैं तो उसके लिए आपको तुरंत ये नोटिस आपको चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा जी कि हम इतना दिन को खान खोल लिए हैं, यानी उसका रीओपनिंग कर लिए हैं। अब देखिए सर्कुलर क्या बोलता है। डिसयूज्ड शाफ्ट में पंपिंग ऑपरेशन चालू करने से पहले इसकी सूचना डीजीएमएस को दी जाएगी और मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था किए बिना पंपिंग का कार्य चालू नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब रीओपनिंग करेंगे तब। देखिए रेगुलेशन 7 अब क्या बोलता है जी कि नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर ईटीसी। मतलब मालिक या पता बदलने और एजेंट के मैनेजर की नियुक्ति आदि के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। रेगुलेशन नंबर 7 में बोलता है जब किसी खान का नाम या मालिक बदलता है या खान के मालिक का पता बदलता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसी बदली होने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देंगे। देखिए ये नोटिस आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने का कोई ज़रूरत नहीं है। खान का नाम बदलने की नोटिस फॉर्म 2A में दिया जाएगा और खान का मालिक बदलने की नोटिस फॉर्म 2B में दिया जाएगा। मतलब यदि नेम ऑफ माइन ये में यदि चेंजेस होता है तो उसके लिए आप फॉर्म 2A देंगे और यदि ऑनर का पता बदलता है तो उसके लिए आप फॉर्म 2B देंगे। और ये जो भेजेंगे आप रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे विदिन 7 डेज, मतलब 7 दिनों के अंदर, बशर्ते कि खान का मालिक यदि कंपनी या व्यक्तियों का संगठन है तो इस कंडीशन में कंपनी के किसी पार्टनर, एसोसिएशन के किसी मेंबर या डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के किसी डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के किसी शेयर होल्डर के बदले जाने, मतलब ये सब में अगर बदलाव होता है तो 7 दिनों के अंदर मालिक, एजेंट, मैनेजर इस विषय में चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना देंगे। मतलब यदि आपका मालिक कोई अकेला नहीं है बल्कि वो किसी कंपनी का पार्टनर या फिर एसोसिएशन का मेंबर है या फिर किसी पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर या फिर प्राइवेट कंपनी है तो फिर उस कंडीशन में यदि उन लोग का पता बदलता है या फिर वो लोग ओनर का चेंजेस होता है तो उसके लिए भी आपको 7 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को ये नोटिस देना होगा। सब रेगुलेशन 2 में बोलता है जब किसी खान का मालिक बदलता है तो पुराने मालिक या एजेंट ऐसी बदली होने के 7 दिन के अंदर खान के सब प्लान, रिपोर्ट, रजिस्टर या रिकॉर्ड जो एक्ट, रेगुलेशन तथा उनके अधीन दिए आदेशानुसार रखे गए हैं नए मालिक या उनके एजेंट को दे देंगे। यह काम संपन्न होने के बाद दोनों मालिक, नए और पुराने या उनके एजेंट, तुरंत इसकी लिखित सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। बोलता है जी कि जब भी कोई नया मालिक या फिर एजेंट आता है तो आपको पुराना प्लान, रिपोर्ट, रजिस्टर या फिर जो कुछ भी एक्ट और रेगुलेशन के अधीन आदेश अनुसार किसी खान को चलाने के लिए ज़रूरी होता है तो वो सभी जो नया मालिक या एजेंट आएगा तो उसको दे देगा और इसकी जो सूचना होगी वो 7 दिनों के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है कि जब किसी एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति की जाती है अथवा ऐसे किसी अधिकारी की नौकरी समाप्त की जाती है या वे रिजाइन दे देते हैं या मालिक, एजेंट या मैनेजर का पता बदलता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसी नियुक्ति, समाप्ति या बदली के 7 दिन के अंदर इसकी लिखित सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। मतलब यदि किसी का अपॉइंटमेंट किया जाता है या फिर किसी का ट्रांसफ़र या फिर उसका टर्मिनेशन किया जाता है तो इसकी सूचना 7 दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को ऑनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा। मालिक, एजेंट या मैनेजर का पता बदलने की नोटिस फॉर्म 2C में दिया जाएगा। एजेंट, मैनेजर आदि की नियुक्ति की नोटिस फॉर्म 2D में दिया जाएगा और किसी अधिकारी की नौकरी समाप्त होने की नोटिस फॉर्म 2E में दिया जाएगा। मतलब बोलता है जी कि पता बदलने की जो नोटिस होगी वो फॉर्म 2C में, उसके बाद नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट जो रहेगा वो आपका फॉर्म 2D में रहेगा और किसी की नौकरी समाप्त होने की नोटिस यानी टर्मिनेशन की जो नोटिस होगी वो आपका फॉर्म 2E में दिया जाएगा। अब देखिए आगे सब रेगुलेशन 4 क्या बोलता है। खान का मालिक, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को एक लिखित विवरण भेजेंगे जिसमें खान के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन या डायरेक्शन के संबंध में अपनी ओर से एजेंट के रूप में ऑथराइज प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पदनाम दर्शाए रहेंगे। सब रेगुलेशन 5 क्या बोलता है कि सब रेगुलेशन 4 में दिए गए विवरण में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी और विषय भी दर्शाया जाएगा जिसके संबंध में वे खान के मालिक की ओर से कार्य करने के लिए ऑथोराइज हैं। उनकी जिम्मेदारी और विषय भी दर्शाया जाएगा जी कि वे किस विषय में यहाँ पे ऑथोराइज किए जा रहे हैं।
सब रेगुलेशन 6 बोलता है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सब रेगुलेशन 4 में दिए गए विवरण में स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के संबंध में ऐसे खान या खान के समूह के लिए एजेंट समझा जाएगा। वो जो होगा वो एक एजेंट समझा जाएगा जो ऑनर और खान के बीच में आप लोग का काम करेगा। अब देखिए सब रेगुलेशन 7 क्या बोलता है कि सब रेगुलेशन 4 में दिए गए नाम अन्य विवरण में कोई परिवर्धन या तब्दीली करने के तरीके से 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। मतलब इसमें अगर कोई छेड़छाड़ होता है या फिर कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जो रिपोर्ट या फिर सूचना जो दिया जाएगा वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को 7 दिनों के अंदर दिया जाएगा। अब देखिए सर्कुलर क्या बोलता है कि अगर किसी असिस्टेंट मैनेजर या सर्वेयर को ट्रांसफ़र या टर्मिनेट किया जाता है या वे रिजाइन कर देते हैं तो उनके जगह पर 2 वीक के अंदर असिस्टेंट मैनेजर या सर्वेयर की नियुक्ति की जाएगी। मतलब यदि किसी का टर्मिनेट या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर 2 सप्ताह के अंदर उनके जगह पर किसी नए असिस्टेंट मैनेजर या सर्वेयर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसके बाद बोलता है किसी इंजीनियर के अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन की नोटिस DGMS सर्कुलर 8 ऑफ 1968 के परफॉर्मा में दिया जाएगा। उसके बाद नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट पर ऑनर द्वारा सिग्नेचर किया जाना चाहिए। मतलब एजेंट का जो अपॉइंटमेंट रहेगा, नियुक्ति रहेगा, उसमें ऑनर का सिग्नेचर होना चाहिए। अब देखिए रेगुलेशन नंबर 8 क्या बोलता है, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट। ये रेगुलेशन नंबर भी आप याद रखेंगे जी कि नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट किस रेगुलेशन में आता है, तो ये रेगुलेशन नंबर 8 में आता है। खतरनाक घटना और दुर्घटनाओं की नोटिस। रेगुलेशन 8 का जो सब रेगुलेशन 1 बोलता है जी खान के अंदर या उसके पास जब भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें खान में काम करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट यानी सीरियस बॉडी इंजरी हुआ हो, निम्नलिखित में से कोई खतरनाक घटना या दुर्घटना हुई हो जिसमें आदमी का नुकसान हो सकता है, जैसे एक्सप्लोजन या इग्निशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, आउटब्रेक ऑफ फायर या धुआं की उपस्थिति अथवा आग लग जाने का दूसरा लक्षण मिलना, खान के किसी भाग या मशीन में आग, किसी मशीन की ऊंचाई से गिर जाना, ब्रशिंग ऑफ इक्विपमेंट अंडर प्रेशर। उसके बाद नॉक्सियस गैसेस का निकलना, पानी का बाढ़ या खान में घुस जाना, फेलियर ऑफ पिलर, प्रीमेच्योर कोलैप्स, एक्सीडेंट फ्रॉम एक्सप्लोसिव, वाइंडिंग में लगे रॉप, चेन, हेडगियर, एक्सेल ETC उपकरण में किसी का टूट जाना, ओवर वाइंडिंग हो जाना, वाइंडिंग इंजन के किसी इसेंशियल पार्ट का टूट जाना, स्ट्रीम कंप्रेस्ड एयर या हाई प्रेशर में रहने वाले अन्य पदार्थ के उपकरण का टूट जाना, किसी मशीन के किसी इसेंशियल पार्ट्स का टूटना जिससे आदमियों के सुरक्षा को खतरा हो सकता है, स्लाइड के कारण किसी व्यक्ति को चोट लगना, किसी मशीन का क्षतिग्रस्त होना, खान के कामकाज में बाधा होना, ओपन कास्ट में डंप या साइड का फेल होना, किसी स्ट्रक्चर या इंस्टॉलेशन का फेल होना जिससे व्यक्ति को खतरा हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल स्पार्क। ये सब में से अगर कोई घटना होता है तब खान के मालिक एजेंट मैनेजर तत्क्षण इसकी घटना विवरण रीजनल इंस्पेक्टर को टेलीफोन, फैक्स, ईमेल या विशेष संदेश वाहक के द्वारा भेजेंगे और ऐसी घटना के 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन को नोटिस देंगे। मतलब यदि आपके माइंस में इस प्रकार से कोई घटना, यहाँ पर जो निम्नलिखित प्रकार से जो घटना दिया हुआ है इसमें से यदि कोई भी घटना होता है जिसमें खान का काम रुकता है या फिर किसी आदमी को चोट लगता है या फिर उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा जी, खान के मालिक एजेंट और मैनेजर इसकी तत्क्षण इस घटना का विवरण रीजनल इंस्पेक्टर को टेलीफोन, फैक्स या ईमेल के माध्यम से देंगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर में और CAPC को भी इसकी नोटिस देंगे। अब देखिए सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, मालिक एजेंट या मैनेजर इसके साथ ही साथ उस नोटिस की प्रतिलिपि को खान के कार्यालय के बाहर एक स्पेशल नोटिस बोर्ड में टंगवा देंगे तथा यह नोटिस बोर्ड पर लगाने के बाद 14 दिन तक पढ़े जाने लायक हालत में रखा जाएगा। मतलब जो विवरण आप वहाँ पे भेजेंगे तो उस विवरण को आपको खान में भी आपको चिपकाना पड़ेगा नोटिस बोर्ड में, और कम से कम ये आपको 14 दिन तक चिपका के रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, जब खान या उसके आसपास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की डेथ या किसी व्यक्तियों को सीरियस बॉडी इंजरी हो जाती है तो मालिक एजेंट या मैनेजर तत्क्षण इसकी खबर डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल को टेलीफोन, फैक्स, ईमेल या संदेश वाहक से भेजेंगे। मतलब
यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसी को यदि SBI वगैरह या फिर चोट वगैरह आता है तो मालिक, एजेंट और मैनेजर तुरंत इसकी जो खबर होगी वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल को देंगे, बशर्ते कि ईमेल से सूचना दी जाती है तो तुरंत फैक्स या लेटर से भी सूचना भेजी जाएगी। मतलब यदि आप ईमेल से भेजते हैं सूचना तो तुरंत फैक्स या लेटर से भी इसकी सूचना आपको देना पड़ेगा। उसका देखिए सब रेगुलेशन 4 क्या बोलता है कि सब रेगुलेशन 1 के अनुसार पहले दी गई सीरियस बॉडी इंजरी व्यक्ति अगर मर जाता है अथवा किसी व्यक्ति को लगी यदि किसी व्यक्ति को लगी किसी प्रकार की चोट SBI में बदल जाती है तो ऐसे खबर पाने के 24 घंटे के अंदर मालिक, एजेंट या मैनेजर इसकी नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और CFPC को देंगे। यदि बिजली से दुर्घटना हुई है तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यानी इलेक्ट्रिकल को भी नोटिस दिया जाएगा। मतलब बोलता है देखिए यदि किसी व्यक्ति को चोट लगता है और यदि वो सीरियस बॉडी इंजरी में बदल जाता है तो फिर इसके लिए आपको 24 घंटे के अंदर मालिक, एजेंट या मैनेजर इसकी नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और CFPC को देंगे। और यदि बिजली से अगर कोई घटना हुआ है तो इसकी खबर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित होंगे तो उनको भी ये नोटिस दिया जाएगा। मतलब समझते हैं, देखिए पहले किसी के SBI था और बाद में अगर वो आदमी मर जाता है तो उस कंडीशन में आपको ये कानून फॉलो करना पड़ेगा। देखिए किसी व्यक्ति को मरने या सीरियस बॉडी इंजरी होने के 7 दिन के अंदर मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे व्यक्ति का विवरण फॉर्म 4B में भर कर देंगे और इंजर्ड पर्सन के काम पर लौटने के 15 दिन के अंदर मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे व्यक्ति का विवरण फॉर्म 4C में भर कर देंगे। मतलब जिस व्यक्ति को यदि SBI हुआ है तो 7 दिनों के अंदर इसकी नोटिस आपको फॉर्म 4B में देना है और यदि कोई व्यक्ति अगर काम पर लौट आता है तो 15 दिनों के अंदर उसकी सूचना भी आपको भेजना पड़ेगा जो कि फॉर्म 4C में भेजेंगे आप। अब देखिए सर्कुलर क्या बोलता है कि सभी बिग या मेजर रूफ फॉल की नोटिस चाहे कोई व्यक्ति इंजर्ड हुआ हो या नहीं खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर 24 घंटे में रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। मतलब यदि कोई बड़ा सा रूफ फॉल होता है तो उसके लिए आपको 24 घंटे के अंदर आपको रीजनल इंस्पेक्टर को ये खबर देना होगा, चाहे इसमें कोई व्यक्ति मरा हो चाहे नहीं मरा हो। ऐसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं की सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी, जिसमें एक्सीडेंट का कारण और अन्य विवरण भी बताया जाएगा। तो ये सर्कुलर में आपको ध्यान देना पड़ेगा जो कि ये सब आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान फिर रखना पड़ेगा। अब देखिए लेसन 2 का जो आखिरी रेगुलेशन है वो आपका रेगुलेशन नंबर 9 है जो कि नोटिस ऑफ डिजीज है यानी बीमारियों की नोटिस। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछता है। तो देखेंगे इसमें क्या बोलता है जी कि जब खाने में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नोटिफाइड डिजीज हो जाती है तो ऐसे खबर मिलने पर मालिक, एजेंट या मैनेजर फॉर्म 5 में इसकी नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन को देंगे। मतलब ये जो नोटिस ऑफ डिजीज होता है ये जो कोल इंडिया के थ्रू से जो ये 8 प्रकार का जो नोटिस ऑफ डिजीज होता है इनमें से यदि किसी व्यक्ति में अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो ये लक्षण देखने के बाद जो ऑनर, एजेंट और मैनेजर जो होगा ये फॉर्म 5 में इसकी नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल यदि वो इलेक्ट्रिकल चोट से अगर हुआ है और CFPC को भी इसकी सूचना देने का काम करेंगे। देखिए आप नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज जो होता है वो किस प्रकार से हैं। तो देखिए पहला जो है वो आपका सिलिकोसिस है, उसके बाद एस्बेस्टोसिस, उसके बाद मैग्नीज पॉइजनिंग, कैंसर ऑफ लंग और स्टोमक, न्यूमोकोनियोसिस, उसके बाद नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये सब जो है आपका नोटिस ऑफ डिजीज, यही सब में से अगर किसी प्रकार का कोई नोटिफाइड डिजीज अगर किसी व्यक्ति में दिखाई देता है तो इसके बारे में आपको तुरंत सूचना देना पड़ेगा फॉर्म 5 में। तो देखिए यही था आपका रेगुलेशन नंबर 3 से लेकर के 9 तक, जिसमें कि आपका लेसन नंबर 2 पूरा कवर हो जाता है। तो लेसन नंबर 2 अब आप देख सकते हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा से इसको समझ सकते हैं और साथ ही साथ आपको ये सजेशन देंगे जी कि आप अपने साथ एक
रेगुलेशन का बुक जरूर रखें। और जिसको आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद आप उसको एक बार जरूर से जरूर रीडिंग मारें। यदि आप खुद से रीडिंग मार लेते हैं तो फिर आपको इसमें जितना भी बचा हुआ डाउट है वो सब आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं भी आता है तो फिर आपको उसको 2 बार 3 बार 4 बार करके उसको पढ़िए, तो आपको एक बार ना एक बार इसमें ज़रूर समझ में आएगा और वो धीरे धीरे ये आपका क्लियर होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको खुद को करना पड़ेगा और खुद ही मेहनत कीजिएगा तो फिर उस हिसाब से यदि आप खुद से रीडिंग लगा करके सीखेंगे तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा लंबा समय तक याद रखना सीखेंगे। और बस तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और कोल इंडिया में जॉब लेना है तो फिर अच्छा से तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, लाइन बाय लाइन उसको बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि अब कंपटीशन टफ होने वाला है। जिस प्रकार से प्राइवेट कॉलेज सब खुल रहे हैं और जिस प्रकार से अभी देखिए सारा सर्टिफिकेट जो है वो एग्जाम्शन बेसिस पे मिल रहा है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है जी कि अब माइनिंग में भी बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा अब झमेला नहीं हो रहा। साथ ही साथ उनको सब चीज़ आसानी से एफोर्ड मिल जा रहा है। तो इस कंडीशन से क्या हो जा रहा है कि अब माइनिंग में भी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। और प्लस सभी माइंस जो हो रहे हैं अब धीरे धीरे मैकेनाइज्ड हो रहे हैं। तो मैकेनाइज्ड जब हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मजदूर है ना वो मजदूरों की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो फिर जिसके कारण से क्या हो जा रहा है कि इसमें भी अब कोल इंडिया में भी अब धीरे धीरे वैकेंसी खत्म हो रही है। तो उसके कारण से भी क्या हो जा रहा है कि अब वैकेंसी कम आएगा और कैंडिडेट यदि ज़्यादा रहेगा तो आपका कंपटीशन ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से आप कोशिश कीजिएगा जी कि आप जल्द से जल्द तैयारी करके जल्द से जल्द नौकरी ले लें। तो इसी में आपका भी अच्छा होगा और आपके परिवार वालों का भी अच्छा होगा। तो ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। बस माइनिंग सेशन के साथ जुड़े हुए रहिए। बीच बीच में आप लोग को इस तरीके से हम नया नया वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आप लोग का थोड़ा बहुत मदद हो सकेगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।